आप सभी को नमस्कार। पाठ योजना के मॉडल पेपर को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। गणित पाठ योजना के 5 सैंपल पेपर आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही बाकी की किसी अन्य पाठ योजना से संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उसकी विषय की पाठ योजना उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 5 इन पाठ योजनाओं को उपलब्ध कराने का उद्देश्य आपको पाठ्य योजना के मौलिक स्वरूप का ज्ञान कराना है। मेरी उम्मीद है कि आप इसके बाद खुद से पाठ्य योजना बनाना सीख सकेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, कृपया अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। बाकी किसी अन्य समस्या के लिए मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको लेसन प्लान मेकिंग और पाठ्य योजना निर्माण से संबंधित हर जानकारी दे सकें। योजनाएं प्रारूप के तौर पर आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप इसी तरह से अपनी पाठ्य योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी विषय की पाठ्य योजना चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप करें। मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पाठ्य योजनाओं के प्रारूप उपलब्ध करा दूंगा। आइए योजनाओं के प्रारूप को ढंग से देखते हैं। यहाँ पर मैं 5 योजनाओं पर चर्चा करूंगा, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं, जिनमें मैंने विषय वस्तुवार इन पाठ्य योजनाओं का विवरण बनाया है। तो आइए अब मैं एक-एक पाठ्य योजना पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम आएगा, जहाँ पर आप अपने विद्यालय में हैं, जहाँ पर आप टीचिंग कर रहे हैं। फिर दिनांक आएगा, कक्षा आप 4 सेलेक्ट करेंगे, अवधि 35 मिनट की होगी, कालांश आपका जो भी हो जब आपको पढ़ाने को मिलता है, विषय के तौर पर गणित होगा और प्रकरण त्रिभुज रहेगा। सामान्य उद्देश्य, अब चूंकि विषय से संबंधित होते हैं तो दैनिक भाषा में गणित के आवश्यक से बालक को अवगत कराना, आवश्यकता से बालक को अवगत कराना, गणित की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक गुणों, तर्क चिंतन का बालकों का विकास करना, बालकों में गणित की अवधारणाओं के आधार पर अन्य विषयों की विषय वस्तु को समझने के अवसर उपलब्ध कराना, बालकों में जीवनोपार्जन की क्षमता उत्पन्न कराना, बालकों में चिंता एवं तर्क शक्ति एवं खुद निर्णय करने का अभ्यास कराना, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, गणितीय दृष्टिकोण के विकास में मदद करना। ये सामान्य उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य हमारी हर पाठ्य योजना में, गणित की हर पाठ्य योजना में समान रहेंगे। अब हम विशिष्ट उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें छात्र त्रिभुज की परिभाषा बता सकेंगे, छात्र त्रिभुज के प्रकार को बना सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, जो कि बच्चों का बोध होगा, ज्ञान होगा, छात्र त्रिभुज के कोणों को समझ सकेंगे, छात्र त्रिभुज का चित्र बना सकेंगे, छात्र त्रिभुज के प्रकारों में अंतर कर सकने में सक्षम होंगे। अब सहायक सामग्री में चॉक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट पर बना चित्र आदि हमारी सहायक सामग्री होगी। अब हम पूर्व ज्ञान की बात करें तो छात्र त्रिभुज के विषय के में सामान्य जानकारी रखते हैं और त्रिभुज का आकार पहचानते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न होंगे, जिसमें कि छात्र अध्यापक सबसे पहले कथन के तौर पर प्रश्न करेगा। ये 3 प्रश्न मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। प्रश्न रचना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो किसी भी विषय की रचना करने के लिए बिंदु बनाते हैं या बिंदु मानते हैं। ये संभावित उत्तर हो सकता है। प्रश्न नंबर 2, बिंदु को एक ही दिशा में आगे बढ़ाने से क्या होगा? एक लाइन बनेगी या रेखा का निर्माण होगा। इस तरीके के आंसर आएंगे। प्रश्न नंबर 3, जब एक रेखा दूसरी रेखा से किनारे पर मिलती है तो क्या होता है? छात्र कोण बनता है। अब समस्या प्रश्न के तौर पर हम पूछेंगे कि 3 रेखाएं अगर एक दूसरे से मिलें तो क्या बनेगा? छात्र सोचने लगेंगे। संभव है कि कुछ आंसर में कहें कि त्रिभुज बनेगा। तो उद्देश्य यहीं पर निकल कर आएगा और उद्देश्य कथन के तौर पर हम लिखेंगे। तो आज हम सब त्रिभुज के बारे में जानेंगे। अब प्रस्तुतिकरण, 3 ये छात्र अध्यापक कथन होगा जो कि सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएगा। 3 रेखाओं से बनी आकृति जिसके किनारे आपस में जुड़े हों उसे त्रिभुज कहते हैं। 3 कोण के बनने के कारण यह त्रिकोण भी कहलाता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तल का वह भाग जो त्रिभुज एबीसी से घिरा है त्रिभुज का अंतःक्षेत्र कहलाता है। तल का वह भाग जो त्रिभुज के एबीसी से नहीं घिरा नहीं है त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र कहलाता है। बोध प्रश्न के तौर पर त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती हैं? अब बच्चे बताएंगे। 3 रेखाएं होती हैं। बोध प्रश्न 2, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है?
कितना होता है? छात्र बोलेंगे 180 डिग्री होता है। तो विकासात्मक प्रश्न, चूंकि अब हमें मैटर को और आगे बढ़ाना है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, फिर छात्र सोचने लगेंगे और हम अपने विषय को आगे की ओर ले जाएंगे। छात्र अध्यापक यहाँ पे फिर कथन करेगा कि कोणों के मान के आधार पर कोण 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इसी तरह त्रिभुज के कोणों के आधार पर ही विभाजित किए जाते हैं और उनमें से न्यून कोण त्रिभुज एक होता है। जिस त्रिभुज में एक न्यून कोण हो जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक समकोण हो जिसका मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक अधिक कोण हो जिसका मान 90 से ज्यादा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरीके से हम 2 अन्वितियों में ये लेसन प्लान समाप्त करेंगे। अब पुनरावृत्ति प्रश्न या अभ्यास प्रश्न आएंगे, जिसमें से पहला प्रश्न होगा त्रिभुज की परिभाषा बताओ। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। अब निरीक्षण कार्य के तौर पर सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी में अभ्यास प्रश्नों को या पुनरावृत्ति प्रश्नों को हल करेंगे। छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेगा और उनकी समस्या का समाधान करेगा। गृह कार्य के तौर पर सभी बच्चे अपने घर से एक न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज बनाकर लाएंगे। यह कार्य छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखेगा। इस तरीके से हमारी पाठ्य योजना 1 खत्म होती है। अब पाठ्य योजना 2 को हम देखें, फिर वही चीजें रहेंगी। विद्यालय का नाम जहां पर कि आप टीचिंग कर रहे हैं, दिनांक जिस डेट पे आप पढ़ा रहे हैं, कक्षा 4, अवधि 35 मिनट, कालांश जो आपको उपलब्ध हो, विषय गणित रहेगा। प्रकरण यहाँ पे अब मैं घातांक को ले रहा हूँ। सामान्य उद्देश्य सेम रहेंगे इसलिए मैं सामान्य उद्देश्य नहीं पढ़ूंगा, ये मैं स्किप कर रहा हूँ। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्र घातांक बता सकेंगे, छात्र आधार को बता सकेंगे। यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य में घातांक और आधार की जानकारी बच्चों को होगी। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र घातांक को लिखना सीख सकेंगे, छात्र घातांक और आधार के अंतर को समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र घातांक संख्या को घातांक के रूप में लिख सकेंगे, छात्र 1000 को घातांक के रूप में लिख सकेंगे। तो इस तरीके से तीनों उद्देश्य हमारे घातांक के ये रहेंगे। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट पर अंकित प्रश्नों के चित्र आदि रहेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र घातांक के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं लेकिन संख्या और स्थानीय मान पहचानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, छात्र अध्यापक कथन कहेगा 100 क्या है, प्रश्न लिख करके ये पूछा जाएगा। तो छात्र कहेंगे 100 एक संख्या है। प्रश्न नंबर 2, 100 को और किस तरह से लिख सकते हैं। तो संभावित है कुछ छात्र ये कहें कि 100 को हम 10 गुणे 10 के रूप में लिख सकते हैं या 10 गुणे 10 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 10 को 2 बार गुणा करने पर। तो समस्या प्रश्न में ये आएगा कि 10 की घात 2 में 2 क्या है। तो जब छात्र इसे सोचने लगेंगे, संभव है कि कुछ बताने की भी कोशिश करें, तो उद्देश्य कथन हमारा आएगा। तो हम सब आज घातांक के बारे में जानेंगे, या ये 2 क्या है और कैसे लिखा है इसके बारे में जानेंगे। अब प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे, किसी भी संख्या को जितनी बार गुणा किया जाता है तो गुणा की जाने वाली संख्या का आधार वह संख्या होती है और जितनी बार गुणा करते हैं उसे हम घातांक कहते हैं। अगर हम a को m बार गुणा करना है तो a आधार संख्या होगी और m उसका घातांक होगा। उदाहरण के लिए 5 की घात 3 का अर्थ है कि 5 को 3 बार गुणा किया गया है, अर्थात 5 गुणे 5 गुणे 5 इक्वल टू 125 लिखा जाएगा। तो इतना समझाने के बाद हम बच्चों से बोध प्रश्न के तौर पर पूछेंगे कि 6 की घात 4 में आधार और घातांक बताएं। निश्चित है बच्चे बताएंगे कि 6 इसका आधार है और 4 घातांक है। बोध प्रश्न 2, 6 गुणे 6 की घात 3 का मान बताओ, यानी 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा। तो बच्चे इसका उत्तर 216 दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान संभव है। अब विकासात्मक प्रश्न में हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आधार समान हो तो घातांक को जोड़ने और घटाने में क्या होगा। तो छात्र सोचने लगेंगे कि क्या होगा, घातांक कैसे जुड़ेंगी या कब जुड़ेंगी। तो छात्र अध्यापक कथन होंगे कि अगर 2 संख्याओं का आधार जिनका आधार एक जैसा हो तो उन संख्याओं का गुणा करने पर घातांक जुड़ जाएंगे। जैसे 6 की घात 3 गुणे 6 की घात 5 में आधार समान है, इसलिए 6 की घात 3 प्लस 5 इक्वल टू 6 की घात 8 होगा। अगर संख्याओं का भाग दिया जाता है तो घातांक घट जाएगा। जैसे 6 की घात 3 घात 6 की घात 5 में 6 की घात 3 माइनस 5 इक्वल टू 6 की घात 2 होगा। पुनरावृत्ति प्रश्न और अभ्यास प्रश्न में हम पूछेंगे कि 5 में घात 2
में 5 क्या है और 2 क्या है। समान आधार वाली संख्या में गुणा होने पर घातांक क्या होगा, सामान्य आधार वाली संख्या में भाग देने पर घातांक क्या होगा। तो इस तरीके से चौथा प्रश्न हम पूछेंगे, 4 की घात 3 का मान बताइए। निरीक्षण कार्य के तौर पर सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी में अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेगा और उनकी समस्या का समाधान करेगा। गृह कार्य के तौर पर सभी बच्चे अपने अपने घर से समान आधार वाली संख्या में गुणा और भाग करके 2 उदाहरण हल करके लाएंगे। ये कार्य छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखेगा। इस तरीके से हमारा लेसन प्लान 2 खत्म होता है। लेसन प्लान 3 यानी पाठ्य योजना 3 को जब आप देखेंगे तो बाकी सारी एंट्रीज आपकी सेम रहेंगी। यहाँ पर हमारा प्रकरण, वर्गमूल और घनमूल होगा। सामान्य उद्देश्य भी हमारे सेम रहेंगे। विशिष्ट उद्देश्य आप देख सकते हैं, छात्र संख्या का वर्ग बता सकेंगे, छात्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकेंगे। बोधात्मक प्रश्न में छात्र वर्ग की विधि को समझ सकेंगे और छात्र वर्गमूल की विधि को भी समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य के लिए छात्र संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकेंगे, छात्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकेंगे। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट और संख्या के वर्ग और वर्गमूल लिखे सवाल आदि रहेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्रों को संख्या के विषय में सामान्य जानकारी है और त्रिभुज का आकार वो पहचानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, छात्र अध्यापक 2 लिख करके बच्चों से पूछेगा कि ये क्या है। निश्चित तौर पर बच्चे बताएंगे कि ये 2 एक संख्या है, या कुछ बच्चे बताएंगे ये 2 है। प्रश्न नंबर 2, 2 को 2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, बच्चे बताएंगे 4 प्राप्त होगा। समस्या प्रश्न अब यहीं पर आ जाएगा। 4 एक संख्या के अलावा 2 से किस प्रकार संबंधित है, यानी 2 का 4 से क्या संबंध है। छात्र सोचने लगेंगे, संभव है कि कुछ वो जानकारी में बताएं कि क्या होगा या क्या हो सकता है या क्या जानकारी हो सकती है। यहाँ पर उसका उद्देश्य लिखेंगे। फिर उद्देश्य कथन के तौर पर हम लिखेंगे कि आज हम सब संख्या और उसके वर्ग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण में जब हम किसी संख्या का गुणा उसी संख्या से करते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे 2 गुणे 2 4 होता है, जिसे हम घात के तौर पर 2 की घात 2 लिखेंगे। 3 गुणे 3 9 होगा, जिसे हम 3 की घात 2 लिखेंगे। 4 गुणे 4 16 होगा, 4 की घात 2। 5 गुणे 5 25, 5 की घात 2। 6 गुणे 6 36 होगा, 6 की घात 2। इसी प्रकार हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। बोध प्रश्न के तौर पर वर्ग संख्या को कैसे लिखते हैं, तो छात्र बताएंगे कि वर्ग संख्या को लिखने के लिए 2 की घात 2 या आधार 2 लिखते हैं। बोध प्रश्न में 2 की घात 2 में 2 क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि ये घात है। बोध प्रश्न 3 में हम देखेंगे 5 का वर्ग कितना होगा, तो बच्चे बताएंगे 5 का वर्ग यानी 5 का गुणा 5 से 25 होगा। विकासात्मक प्रश्न में हम पूछेंगे वर्गमूल क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। छात्र फिर सोचने लगेंगे, तो छात्र अध्यापक अपने कथन को आगे बढ़ाते हुए कहेगा कि जब किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह संख्या उस वर्ग का वर्गमूल कहलाती है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम संख्या को अंडर रूट संख्या करके लिखते हैं। जैसे कि 36 एक वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम 6 अंडर रूट 6 लिखेंगे, जिसका मतलब 6 गुणे 6 यानी 6 होगा, चूंकि इसका एक ही पार्ट हम रखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में वर्गमूल कैसे लिखते हैं, वर्ग दूसरा प्रश्न होगा वर्ग 81 का वर्गमूल क्या होगा। तीसरा प्रश्न होगा वर्ग 100 का वर्गमूल क्या होगा और वर्ग 64 का वर्गमूल क्या होगा। निरीक्षण कार्य के तौर पर छात्र अपनी कॉपी में अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा और उनकी समस्या का समाधान करेगा। सभी गृह कार्य के तौर पर सभी बच्चे 121 का वर्गमूल निकाल के लाएंगे। छात्र 4 5 6 8 9 का वर्ग लिख कर लाएंगे। यह कार्य छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखेगा। पाठ्य योजना 4 में फिर आप देखेंगे सामान्य एंट्री सेम रहेंगी। अभाज्य और भाज्य और सह अभाज्य संख्याओं पर चर्चा की जाएगी। सामान्य उद्देश्य समान रहेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आप देख सकते हैं कि उन्हीं संख्याओं के बारे में पहचानना, उनका कार्य करना, उनके बारे में जानना, इस विषय पर चर्चा होगी। सहायक सामग्री लगभग सामान्य रहेगी। छात्रों को संख्या की सामान्य जानकारी है और छात्र अभाज्य, भाज्य और सह अभाज्य संख्या का अर्थ समझते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, किसी वस्तु को गिनने के लिए हम क्या करते हैं, गिनती का प्रयोग करते हैं। गिनती में लिखे जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, संख्या या गिनती कहलाते हैं। संख्या क्या एक जैसी होती है, छात्र नहीं, क्योंकि अलग अलग गिनतियां होती हैं। तो समस्या प्रश्न आएगा कि संख्या कितनी प्रकार की होती हैं और उन्हें हम कैसे पहचानते हैं। फिर छात्र सोचने लगेंगे, तो संभव है कि हम उनके बारे में आंसर्स देखें।
तो छात्र कुछ कह भी सकते हैं, कुछ आंसर्स दे भी सकते हैं। उद्देश्य कथन यहीं पर हमारा आ जाएगा। तो आज हम सब है अब भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक अपने स्टेटमेंट को देगा कि जो संख्या खुद और एक के अलावा अन्य संख्या से पूरी पूरी कट जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड रखती हैं। जैसे 16 को अगर हम विभाजित करें तो 4 × 4 16 होता है, 8 × 2 16 होता है, 16 × 1 16 होता है। तो चूंकि ये संख्या 4 से, 8 से, 2 से और 16 से सभी से कट रही है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। बोध प्रश्न के तौर पर 40 कैसी संख्या है? बच्चे बताएंगे भाज्य है। भाज्य संख्याओं के 4 उदाहरण बताओ। तो बच्चे कोई भी 4 उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें कि उदाहरण के तौर पर जैसे 20 है, 16 है, 24 है, 30 है। बोध प्रश्न तीसरे के तौर पर 8, 12, 15 और 5 में कौन भाज्य नहीं है? तो निश्चित तौर पर छात्र ये देखेंगे कि बाकी संख्याएं ये अपने से और एक के अलावा भी कट रही हैं, लेकिन 5 केवल खुद से और एक से कटती है, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है। विकासात्मक प्रश्न आगे आएगा, जिसमें अभाज्य संख्या क्या होती है, उसे कैसे पहचानेंगे। छात्र फिर सोचने की ओर उन्मुख हो जाएंगे, इसलिए छात्र अध्यापक उनकी समस्या का समाधान करते हुए अगला कथन कहेगा। अभाज्य संख्याएं वे हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, जैसे कि 3, 5, 7, 11, 19, 23, 29, 31, 37 और 41। ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 संख्या स्वयं और एक से ही विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न के तौर पर 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं लिखना। 97 कैसी संख्या है, इसका निश्चित करना। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखना। भाज्य और अभाज्य संख्या की विशेषता बताना। ये पुनरावृत्ति प्रश्न के तौर पर होंगे। निरीक्षण कार्य में सभी छात्र अपनी कॉपी में अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेगा और उनकी समस्या का समाधान करेगा। गृह कार्य सभी बच्चे घर से 100 से लेकर के 200 तक के मध्य की अभाज्य संख्याएं लिख कर लाएंगे। यह कार्य छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखेगा। अब हमारा पाठ्य योजना 5वां नंबर का आता है, जिसे कि हम देख रहे हैं। अब इसमें भी सेम एंट्रीज रहेंगी। सेम एंट्रीज में अब हमारा प्रकरण व्रत हो जाएगा। सामान्य उद्देश्य सेम रहेंगे जैसे कि गणित के थे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में वृत्त की विशेषताएं जानना और वृत्त के बारे में जानना होगा। बोधात्मक प्रश्न व्यास, त्रिज्या, केंद्र को समझना, वृत्त के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र को समझना। क्रियात्मक उद्देश्य में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना या वृत्त के परिमाप और उसके आकार की विशेषता ज्ञात करना होगा। सहायक सामग्री के तौर पर चाक, डस्टर, लपेट से पट पर बने वृत्त के चित्र हो सकते हैं। पूर्व ज्ञान में छात्र वृत्त के गोले के नाम से जानते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं और वृत्त को पहचानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में छात्र अध्यापक कथन में खेल कौन कौन से होते हैं, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कोई भी नाम बच्चे ले सकते हैं। ऐसी कोई खेल का नाम जिसमें से गेंद आती है, तो फुटबॉल, वॉलीबॉल में गेंद कैसी होती है, गोल होती है। गोल के अलावा इसे और किस नाम से जानते हैं? तो संभव है कुछ छात्र कहें कि इसे वृत्त कहते हैं। अगर नहीं कह पाते तो हमारा समस्या प्रश्न भी आ जाएगा, इसे वृत्त क्यों कहते हैं और इसकी क्या विशेषता होती है। छात्र सोचने लगेंगे, संभव है कुछ कहें। उद्देश्य कथन में फिर हम कहेंगे तो आज हम सब वृत्त के बारे में पढ़ेंगे और इसकी विशेषता को समझेंगे। प्रस्तुतिकरण, अगर एक बिंदु को केंद्र मानकर समान दूरी की एक लाइन खींची जाए तो प्राप्त आकृति वृत्त कहलाती है। केंद्र से लाइन की दूरी सीमा, दूरी त्रिज्या और एक लाइन से दूसरी लाइन को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे व्यास कहते हैं। गोलाकार लाइन के अंदर का क्षेत्र वृत्त का अंतः क्षेत्र और बाहर का क्षेत्र बाह्य क्षेत्र कहलाता है। वृत्त एक गोलाकार आकृति होती है। इतनी बातें बताने के बाद बोध प्रश्न छात्र अध्यापक करेगा, जिसमें से पहला, किसी बिंदु से समान दूरी पर बनी आकृति क्या कहलाती है? निश्चित तौर पर बच्चे बताएंगे वृत्त कहलाती है। बोध प्रश्न, केंद्र से वृत्त की सीमा को जोड़ने वाली लाइन का नाम बताओ, वह त्रिज्या होती है। बोध प्रश्न, वृत्त से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। विकासात्मक प्रश्न के तौर पर वृत्त से बने किसी बिंदु से केंद्र तक कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? छात्र फिर सोचने लगेंगे। छात्र अध्यापक बात को आगे बढ़ाएगा और कहेगा कि वृत्त की सीमा पर से केंद्र तक अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा जो वृत्त की सीमाएं को मिलाती है, छात्र उसे व्यास कहते हैं। व्यास की लंबाई त्रिज्या से दोगुनी होती है, इसलिए व्यास गुणे त्रिज्या होगी, यानी त्रिज्या का दोगुना व्यास होगा।
वृत्त की सभी त्रिज्याएं लगभग समान लंबाई की होती हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न और अभ्यास प्रश्न के तौर पर वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, वृत्त में व्यास की लंबाई कैसी होती है, वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, त्रिज्या का व्यास से क्या संबंध होता है, इस तरीके के प्रश्न रहेंगे। निरीक्षण कार्य में सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी में अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेगा और उनकी समस्या का समाधान करेगा। गृह कार्य सभी बच्चे अपने घर से 15 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बनाकर लाएंगे और उसमें केंद्र, त्रिज्या, व्यास और परिधि को दिखाएंगे। यह कार्य छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखेगा। इस तरीके से ये 5 सैंपल लेसन प्लान मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। बाकी के सैंपल पेपर्स मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आपको अगर किसी अन्य विषय का सैंपल पेपर सैंपल लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम आपको इसे उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।